देंगे एक ऐसे शेयर की जिस पर शायद इंडिया में कोई इन्वेस्टर होगा जो नहीं जानना चाहता कि इसमें चल क्या रहा है। वोडाफोन आइडिया कंपनी में इनकी जो रिजल्ट्स भी आ गए थे अभी 2-3 दिन पहले, और रिजल्ट्स में वी नो कि उनको लॉस लगा करीब 7,000 करोड़ रुपए का। रेवेन्यू ठीक था, एबिटा ठीक था, वो हमने रिजल्ट्स में कवर भी कर लिया था नतीजों पर फोकस में। लेकिन उसके बाद जो मैनेजमेंट कॉल होती है जिसमें एनालिस्ट जुड़ते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के और वो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो मैनेजमेंट कॉल और उनकी जो बातचीत हुई है उसमें क्या खास बातें थी उसका एक सारांश लेते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या कुछ आउटलुक बन सकता है। तो कंपनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय निकल कर आ रही है वो है कि कंपनी को बैंक गारंटी पर अगर छूट मिल जाती है तो ये इनके लिए बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा इस समय के लिए, जिसके लिए कंपनी सरकार से बातचीत भी कर रही है। कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट कॉल में कहा है बैंक गारंटी पर छूट मिल गई तो इनको जो बड़ी राहत मिलेगी वो इस सेंस में मिलेगी क्योंकि ये 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी कोई छोटी मोटी बैंक गारंटी नहीं है। और उससे क्या होगा कि जो इनके लेंडर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो इनको 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा देने वाले थे वो अभी तक इसीलिए रुके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि या तो आप बैंक गारंटी वाला जो क्लॉज है उस पर क्लैरिटी उनको मिले, दूसरा एजीआर ड्यूज पर क्या क्लैरिटी मिलती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकी क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया था, तो वहां से कुछ सरकार का सपोर्ट मिल जाए तो हम आपको कर्जा दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25,000 करोड़ रुपए का फंड इनका लाइनअप है। अब 25,000 करोड़ रुपए का इनका फंड अगर इनको मिल जाता है प्लस इनकी 24,700 करोड़ रुपए की अगर बैंक गारंटी सरकार नहीं मांगती है तो इनको बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। उसके बाद कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान पर पूरी तरह से एग्रेसिवली जा पाएगी और वो एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने अभी भी इंटैक्ट रखे हैं। वो बोलती है कि अगले 2 से 3 साल में हमें 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए खर्च करने। कंपनी ने एफपीओ प्लस कुछ जो दूसरी फंडिंग्स थी उसके जरिए करीब 24,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी जुटा लिए थे। 25,000 करोड़ रुपए करीब इनको अगर बैंकर से मिल जाएंगे एज एन डेट तो कंपनी का एक विस्तार योजना पूरी हो जाएगी। अब कंपनी के अगर हम देखें तो ऑलरेडी कंपनी अक्टूबर मार्च में जो कि ये जो अब सेकंड हाफ चलेगा इसमें 8,000 करोड़ रुपए तो कंपनी खर्च करने वाली है एक्सपेंशन पर। एक्सपेंशन 4G अपग्रेड और 5G की तरफ होगा। साथ ही अगर देखें अब कंपनी के फंडामेंटल आय रेवेन्यू हमने लिया नहीं क्योंकि रेवेन्यू ठीक है लेकिन एबिटा फ्रंट तक ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इंटरेस्ट कॉस्ट मारती है और फिर उसके बाद लॉस आ जाता है। लेकिन कंपनी के करीब 20.5 करोड़ अभी भी सब्सक्राइबर हैं, हालांकि ये कम होते गए हैं, लेकिन कंपनी इन्हीं को रोकने के लिए अपने एक्सपेंशन को ला रही है, अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। कंपनी पर 33,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी बैंकर्स का कर्जा है और जो सरकार का बकाया है वो करीब 2.25 लाख करोड़ का है। कंपनी के आरपू करीब 156 रुपए पर आ चुके हैं जो कि लास्ट क्वार्टर में 146 रुपए थे। इन्होंने अभी 4 जुलाई से जो रेट बढ़ाए थे, मोबाइल टैरिफ बढ़ाए थे, उसका एक बेनिफिट इनको आरपू के फ्रंट पर मिला और एबिटा मार्जिन और एबिटा पर भी मिला। अब इस पर मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च रिपोर्ट के क्या अनुमान है? वो कहते हैं कि FY26 में कंपनी का एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 20,600 करोड़ रुपए आ जाएगा, लेकिन कंपनी का जो नेट लॉस है वो कम हो जाएगा, लेकिन वो तब भी 26,000 करोड़ रुपए रहेगा। तो ये उनके एस्टिमेट्स हैं। तो यानी कि आप जहां पर फंसे हुए वो ऑपरेशनल लेवल पर नहीं फंसे हुए, आप केवल और केवल फंसे हुए डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के लेवल पर। डेप्रिसिएशन तो हर कंपनी मैनेज कर लेती है लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट ये मैनेज नहीं कर पा रही अभी तक। तो यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? जब इनकी पहला क्लॉज होगा कि बैंक गारंटी पर सरकार कुछ क्लैरिटी दे दे, दूसरा क्लॉज होगा कि एजीआर पर अगर कुछ सरकार इनका साथ दे दे तो ये कंपनी को बैंक से फंडिंग मिल जाएगी 25,000 करोड़ रुपए की और ये कंपनी सीधे तौर पर फिर अपने एक्सपेंशन मोड पर आ जाएगी, पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं। हालांकि जो मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट है वो 8 रुपए का रेटिंग न्यूट्रल है। अमित सर, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया में कोई ना कोई निवेशक चाहे बड़ी क्वांटिटी लेके बैठा है या छोटी क्वांटिटी लेके बैठा है। कुछ लोग 15 रुपए के फंसे हुए हैं, कुछ लोग 18 रुपए के फंसे हुए हैं, कुछ लोग अब ये पूछते हैं कि एवरेज कर ले गया, 7.5 आ गया, अब तो आधा रह गया। क्या करना चाहिए सर इस पर? विवेक, देखिए, ये एक क्लासिक बाइनरी आउटकम वाला केस है। यहाँ पर जो है वो जब हम ज्यादातर कंपनीज में निवेश करते हैं तो आउटकम जो है वो बाइनरी नहीं होता। वहां पे ये होता है कि भाई आप एक सर्टेन CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं EPS का, और ये हो सकता है कि आप 15% का CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो 15 का जो है वो कुछ
परसेंटेज पॉइंट्स जो है वो कम हो जाए या वो कुछ परसेंटेज पॉइंट्स घट जाए। मगर यहाँ पर जो है वो एक कंपनी एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि या तो जो है अगर सब कुछ अच्छा हो गया, अगर सरकार से भी जो है उनको बैंक गारंटी के ऊपर रिलीफ मिल गया, थोड़ा सा एजीआर ड्यूज पे भी मिल गया, उनके एक्सपेंशन प्लान्स भी ठीक हो गए, जो टेलीकॉम में जो है थोड़े थोड़े प्राइस हाइक्स भी अगर हो गए, आरपूस बढ़ते रहे, तो एबिडा जो है वो बढ़ता रहेगा एंड एट सम स्टेज एबिडा विल रिजल्ट इन अ नेट प्रॉफिट, a positive net profit figure, maybe not in the next 2 years but maybe after that. तो ये एक आउटकम है। मगर दूसरा आउटकम ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनी जो है वो जो तमाम किस्म की जो अनिश्चितताएं हैं, क्या उनको बैंक गवर्नमेंट से रिलीफ मिलेगा, क्या उनके एक्सपेंशन प्लान्स जो है उनको करने के लिए उनको बैंक से जो है प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, क्या उनके आरपू इतने बढ़ते रहेंगे, क्या उनकी जो है टेलीकॉम प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। तो एक तमाम जो अनिश्चितताएं हैं, तो उसके वजह से ये बाइनरी आउटकम वाला केस है, जहां पे अगर अच्छा हो गया तो प्रोबेबली द स्टॉक कैन गिव यू 2x 3x रिटर्न्स फ्रॉम हियर। मगर एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा रिस्क है कि ये जो अनिश्चितताएं हैं वो इनके फेवर में ना आए, और उस केस में जो है ये स्टॉक प्रैक्टिकली जो है वो वर्थलेस भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो हम टिपिकली जो है वो इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करते हैं। इसमें कैश फ्लोज जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि अभी बहुत कैपेक्स होना है, और कैपेक्स के अलावा जो है वो इवन विदाउट द कैपेक्स कंपनी जो है वो पोस्ट इंटरेस्ट कंपनी जो है वो नेगेटिव कैश फ्लोज पे है। तो जब कैश फ्लोज नेगेटिव हो, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हो, और फिर जो है ये बाइनरी आउटकम हो, तो टिपिकली मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मगर मैं समझता हूं कि कई ऐसे निवेशक हैं जो कि इस तरीके के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, एंड प्रॉबेबली जो है इट मे वर्क आउट फॉर देम, इट मे नॉट वर्क आउट फॉर देम। मगर वो लोग इस तरीके से सोचते हैं कि अगर आप 10 बाइनरी आउटकम्स वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से अगर आपके 3 या 4 भी अगर आपके फेवर में आ गए, तो वो 3 या 4 जो है वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को जस्टिफाई कर देते हैं। बट दिस इज नॉट द गेम दैट आई एम इन। सो इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, और ना ही मैं इसमें एक आम निवेशक को इन्वेस्ट करने की जो है वो सलाह दूंगा। मगर जो लोग इन स्ट्रैटेजीज के एक्सपर्ट्स हैं और जो बाइनरी आउटकम्स वाली स्ट्रैटेजीज में पोर्टफोलियो लेवल पे काम करते हैं, प्रॉबेबली इट वुड मेक सेंस फॉर देम। सर, एक प्रश्न और आता है दिमाग में। बिरला साहब जब भी कॉन कॉल में या कभी भी किसी उनसे कोई सवाल पूछता है, वैसे तो जनरली वो मीडिया में आते नहीं है, लेकिन जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हम वोडाफोन आइडिया 2 यानी कि सेकंड इनिंग हम शुरू कर रहे हैं। जब उन्होंने एफपीओ के समय पर ये बात बोली थी, और जब ये शेयर टूट भी गया था तो उन्होंने शेयर भी खरीदे थे 12-13 रुपए के भाव पर। उन्होंने ये बात दोहराई थी कि हम अभी भी इसको ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, रिनाउंड नेम है वो, अगर इस तरह की बात बोलते हैं कि वोडाफोन को मैं ट्रैक पर ले आऊंगा, तो हम उनकी बात को ट्रस्ट करें? क्योंकि उनकी इतनी सारी कंपनियां चल रही हैं, इन्वेस्टर से वो रोज बात करते हैं, ग्रासिम है, हिंडाल्को है, आदित्य बिरला रिटेल है, क्या कुछ किस सेगमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर उनके स्टेटमेंट अगर फॉल्स साइड पर जाएंगे तो आगे इन्वेस्टर कम्युनिटी पर क्या मैसेज जाएगा? तो क्या उनके स्टेटमेंट पर अडिग रहना चाहिए निवेशकों को, या कंपनी की इस समय की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं जी, स्थिति तो खराब है, कैसे टर्न अराउंड होगा अभी तो दिख नहीं रहा? जी जी, देखिए विवेक, कुमार मंगलम बिरला जी की बहुत अच्छी एक क्रेडिबिलिटी है, और वो मैं समझता हूँ कि वो कभी भी जो है कोई ऐसा क्लेम नहीं करेंगे जो कि वो खुद जानते हैं कि गलत है। तो इस केस में भी मैं यही मानूंगा कि वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो इस कंपनी को जो है वो धीरे धीरे करके जो है इसको पटरी पे ले आएंगे, और ये स्टॉक ही जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। मगर यहाँ पर अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव आउटकम नहीं हो सकता है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि पॉजिटिव आउटकम होगा, मगर आई एम स्केयर्ड ऑफ द नेगेटिव आउटकम। अगर पॉजिटिव आउटकम हो गया तो 2x 3x इवन 4x रिटर्न्स भी वन कैन कंसीव की हो जाएंगे।
मगर अगर नेगेटिव आउटकम हो गया तो ये स्टॉक जो है वो प्रैक्टिकली वर्थलेस हो जाएगा। सो हम लोग एक बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू ड्रिवन इन्वेस्टर्स हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा जो है इस तरीके के स्टॉक्स में नहीं बेट करना चाहते। मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये कंपनी का ये जो टर्न अराउंड जो वो बोल रहे हैं मिस्टर बिरला, वो नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। आई वुड गिव इट अ गुड 40-50% प्रोबेबिलिटी की वो हो जाएगा। But I am now scared more about the rest of the 50% probability कि अगर वो नहीं हुआ तो I am not willing to see my investors' money going down to practically worthless in the stock. So ये स्टॉक उन्हीं लोगों को खरीदना चाहिए जो कि इस तरीके के स्टॉक्स में पोर्टफोलियो अप्रोच फॉलो करते हैं, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी में होता है कि आप प्राइवेट इक्विटी में एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, आप 10, 20, 40 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, नोइंग फुल्ली वेल कि उनमें से बहुत सारी कंपनीज वर्थलेस हो जाएंगी, मगर जो कंपनीज आपकी सक्सेसफुल हो गई वो 10x 20x पे जाएंगी एंड दे विल जस्टिफाई द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। सो दिस इज मोर लाइक समथिंग which a private equity investor does, not something which a conservative value driven investor like us do. तो ये एक माइंडसेट का सवाल है। यहाँ पे ये सवाल ये नहीं है कि कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है कि नहीं, सवाल ये है कि आपका माइंडसेट क्या है और क्या आप वो रिस्क ले सकते हैं कि ये स्टॉक प्रैक्टिकली वर्थलेस हो जाए। आपको उस तरीके से सोचना। जी सर, लास्ट क्वेश्चन इसका बस मैं 1 मिनट में आंसर चाहूंगा क्योंकि आज हमें शो थोड़ा जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी कहती है कि हमें 3 टेलीकॉम सब्सक्राइबर चाहिए, बिरला साहब भी कह रहे हैं कि मैं इसको टर्न अराउंड कर दूंगा, गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये कंपनी एग्जिस्ट करे। तो जब गवर्नमेंट बोल रही है, कंपनी के प्रमोटर बोल रहे हैं, तो ट्रस्ट करें या फाइनेंशियल स्थिति पर ही रहें? नहीं, देखिए गवर्नमेंट की भी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि डिओपली अगर होती है तो वहां पर जो है वो जो एंड कंज्यूमर है उसके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी की कंजम्पशन जो है वो प्रैक्टिकली इट गोज डाउन टू द लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। तो इसलिए वो डेफिनेटली कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बारे में वरिड है। दे वुड वांट 3 प्लेयर्स टू बी देयर। तो बिरला साहब की बात भी सही है, गवर्नमेंट की भी बात सही है, मगर उसके बावजूद एक रिस्क है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ रिस्क कि ये कंपनी जो है वो ये इतना इंटरेस्ट बर्डन, डेट बर्डन ये सब नहीं झेल पाएगी। तो इसलिए मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जो है अभी फिलहाल आउट होंगे। हम आने वाली कुछ तिमाहियों के रिजल्ट देख के हम लोग इसका बेहतर कंक्लूजन निकालेंगे कि कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनी जो है वो टर्न अराउंड हो जाएगी और कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि वो वर्थलेस हो जाएगी। तो जब हमें लगेगा 90-10 की प्रोबेबिलिटी आ गई है, 90% टर्न अराउंड हो जाएगी और 10% ही चांस है, तो प्रॉब्लली हमारे जैसे इन्वेस्टर्स आकर्षित होंगे। मगर एज ऑफ नाउ आई थिंक बिल्कुल। तो वोडाफोन आइडिया में वो निवेशक रहें जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि ये शेयर वर्थलेस भी हो सकता है। लेकिन जो लोग दूसरी विचारधारा के हैं, जो गवर्नमेंट पर भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं और जो बिरला साहब के स्टेटमेंट पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, वो इस थोड़ा सा रिस्क लेकर इसको न्यूट्रल रेटिंग के साथ देख भी सकते हैं, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट 8 रुपए का टारगेट दे रही है। अमित सर भी कह रहे हैं कि अगर चला तो मल्टीपल रिटर्न भी दे जाएगा। तो दोनों विचारधाराएं हैं, तो इसी विचारधारा के साथ आपको रहना होगा जब तक कि इसका टर्न अराउंड नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच अमित सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू सर।